नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी अर्थात भूगोल और ये न्यू सिलेबस के हिसाब से है चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं, पूरे चैप्टर का जो मतलब कहते हैं ना निचोड़ होना, उस सभी के टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, क्लास 10 चैप्टर 1 है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या-क्या है, कौन-कौन से टॉपिक्स के हम बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, नवीनीकरण और नवीनीकरण संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है जिसमें संभावित संसाधन वगैरह हैं, इन सारे पॉइंट्सों को इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है इम्पोर्टेंट, वो है संसाधन। टॉपिक से रिलेटेड है बिल्कुल। रिसोर्सेज किसे कहते हैं, संसाधन क्या होता है? हमारे पर्यावरण या हमारे आसपास में मौजूद सभी वस्तु जो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होता है, जिसका उपयोग हम किसी न किसी प्रकार से करते हैं, संसाधन कहलाता है। जो भी वस्तु हमारे उपयोग में आता है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इन सभी प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि हमारे चारों ओर मौजूद जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थों को हम देखते हैं, वो तभी संसाधन कहलाएंगे जब वो हमारे मानव में किसी न किसी रूप से उपयोगी होते हैं। देखिए, चीजें तो बहुत दिखाई देती है हमें अपने चारों तरफ, लेकिन वो सभी संसाधन नहीं है। वो संसाधन तभी कहलाते हैं जब वो हमारे मानव के किसी न किसी रूप से उपयोग में आते हैं। जब हम उनका उपयोग कर पाते हैं तभी वो हमारे लिए संसाधन कहलाते हैं। संसाधन को मुख्य रूप से बनाए रखने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के साधन भी मौजूद हैं। कई प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं और यह सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होना आवश्यक है। सांस्कृतिक रूप से भी इसकी मान्यता होनी चाहिए, तभी यह एक संसाधन अर्थात रिसोर्स के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हम बात करेंगे संसाधन के वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, कितने प्रकार से बांटा गया है संसाधन को। तो संसाधन का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें जैव और अजैव घटक आते हैं। याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया पहले नंबर पे, जिसमें हम जैव संसाधन और अजैव संसाधन को लेते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जैव संसाधन अर्थात बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से इसमें नवीकरण योग और अनवीकरण योग संसाधन आते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आते हैं। इस टॉपिक के बारे में आगे के स्लाइड में हम डिटेल्स में बात करेंगे। चौथा है विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण, जो संभावी है, विकसित है, भंडार है, संचित कोष है। इन सभी पॉइंट्सों के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा कहता है उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण में 2 प्रकार है, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। हमने ऊपर भी इन चीजों को पढ़ा था। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है। तो अब हम जैव और अजैव के बारे में जान लेते हैं। जैव संसाधन को हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, अजैव संसाधन को हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो ऐसे सभी संसाधन जो हमें जीव मंडल, प्रकृति या फिर वातावरण से प्राप्त होते हैं, अर्थात जिसमें जीवन होता है, जो सजीव माने जाते हैं, वो सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया, प्राणी जाति इत्यादि। याद रखिएगा, जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज वही संसाधन है जो प्रकृति या फिर वातावरण से प्राप्त होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं, अर्थात जिसमें जीवन है, जो जिंदा है, जो सांस ले सकता है, जो वृद्धि करता है, जो प्रजनन करता है, वो जो सजीव माने जाते हैं। सजीव के ये सारे लक्षण होते हैं, तो इन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य भी है और प्राणी जात कहने का मतलब है जितने और भी चीजें हैं जिसमें
प्राण है, उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज समझ में आ गया। अब हम अजैव संसाधन के बारे में बात करेंगे। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने, जिसमें जान नहीं है, वो निर्जीव है, मरा हुआ है, सांस नहीं लेता, वृद्धि नहीं करता, प्रजनन नहीं करता, अर्थात जिसमें जान नहीं होता है, निर्जीव कहलाते हैं। ऐसी चीजों से यदि किसी संसाधन का निर्माण होता है तो वो अजैव संसाधन कहलाता है, जिसे हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें हैं, धातुएं हैं, मिट्टी है, पानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो अजैव संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने पहले पॉइंट में बताया था। दूसरा था समाप्यता के आधार पर। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, समाप्यता के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें दो प्रकार के संसाधन इसमें भी हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल, जिसे फिर से बनाया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल, जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो जिसे फिर से बनाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, दोबारा उसका निर्माण किया जा सकता है, वे सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे सभी संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से दोबारा बनाया जा सकता हो, उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। नवीकरणीय संसाधन में क्या आता है? वन आता है, जल आता है। मतलब वन को अगर हम काट लें तो दोबारा पेड़ पौधे तो लगा सकते हैं ना। जल को अगर खत्म कर ले तो दोबारा बारिश के माध्यम से तो वो जल पूर्ति हो जाएगा ना। तो जो चीजें पुनः दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन अर्थात रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और जो अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अनवीकरणीय संसाधन, तो वे संसाधन जिन्हें एक बार अगर आप उपयोग कर लिए तो फिर दोबारा उसे नहीं लाया जा सकता। इसका निर्माण, विकास या निर्माण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो बहुत लाखों, हजारों, करोड़ों साल लग जाते हैं। भूवैज्ञानिक अंतराल से हुआ है, मतलब बहुत लंबे समय के बाद इसका निर्माण हुआ है। अर्थात ऐसा संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर लंबे समय से बनकर तैयार होता है, मतलब लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इन संसाधन को बनने में। इसे हम अनवीकरणीय संसाधन, इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। यदि एक बार ये खत्म हो गया तो इसके निर्माण में पुनः एक लंबे समय की जरूरत होगी, हजारों करोड़ साल की जरूरत होगी। और ये संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिसमें खनिज इत्यादि, खनिज वगैरह जितने भी है, कोयला, सोना, अब्रक, चांदी, पीतल, तांबा, हीरा, ये सब बहुत लंबे समय के बाद निर्माण होके आए हैं। तो इसीलिए इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तीसरा हमारा जो प्रकार है वो कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन, घर आदि जो पर्सनल चीजें होती है, जो प्रॉपर हमारी हैं, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे पास जमीन है, हमारे पास कुआं है, हमारे पास तालाब है, तो वो हमारी पर्सनल हुई ना, इसे हम पर्सनल रिसोर्स कहते हैं अर्थात व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वो उसका स्वामित्व मतलब उसका स्वामी, उसका मालिक कौन है? मैं हूं, तो वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज के रूप में जाना जाएगा। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। समुदाय मतलब एक समाज में रहने वाले सभी लोग अगर किसी संसाधन का उपयोग करते हैं तो वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे तालाब है, पार्क है, शमशान है, कब्रिस्तान है इत्यादि, इसमें तो सभी लोग अपना काम करते हैं ना। अगर हम तालाब की बात करें तो अगर पर्सनल तालाब नहीं है तो उसमें सभी लोग जा सकते हैं, नदी में सभी लोग जा सकते हैं, पार्क में सभी लोग जा सकते हैं, शमशान में कोई भी अपने लाश को जाके जला सकता है, कब्रिस्तान में कोई जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सामुदायिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, मतलब एक देश के अंदर मौजूद हो, उस संसाधन पे देश का हक होता है, उस राष्ट्र का हक होता है। ये क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे सरकारी जमीन, पार्क की जमीन हो गई, स्कूल की जमीन हो गई, ये सब तो सरकारी जमीन है ना। तो ये सड़क, नहर, रेल आदि ये सब देश का धरोहर है, इसलिए इसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। पॉइंट है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है उन्हें हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ये VVI पॉइंट रहेगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और इसके सीमा के बारे में भी पूछा जाता है। तो जिन संसाधनों का नियंत्रण
विदेश मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप के द्वारा होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा होता है, देश के नहीं होता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा होता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र क्षेत्र को ले लीजिए, समुद्र पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का हक होता है। किसी भी देश का नियंत्रण उस देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक ही समुद्र क्षेत्र के पर होता है। अगर कोई देश के किनारे से अगर कोई समुद्र बह रहा है ना, तो उस समुद्र के अंदर सिर्फ 200 किलोमीटर तक ही उस देश का हक होता है, बाकी उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में चला जाता है। 200 किलोमीटर से आगे का जो समुद्री क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन श्रेणी में आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है हमारा, विकास के स्तर पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे पहला है संभावी संसाधन। देखिए, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए आगे हम इसको कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसे हम क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। शायद आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो गया है संभावी संसाधन में, एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी भी देश या क्षेत्र में ऐसे संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा, अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम उसका उपयोग कर सकते हैं, संभावी संसाधन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें विकसित। विकसित संसाधन क्या होता है? डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिसके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है और उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब संसाधन अवेलेबल है, सारी चीजें ओके हैं, सर्वेक्षण हो गया है, कितना अवेलेबल है वो पता है, कितना उपयोग करना है वो पता है, लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, विकसित संसाधन में, डेवलप्ड रिसोर्सेज में उसको हम रखते हैं। अब तीसरा हमारा कहता है भंडार संसाधन। तो देखिए, ऐसे संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ज्यादा उपलब्ध है, परंतु सही तकनीक के कारण उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। अवेलेबल तो है, जैसे हम अपने वातावरण में 78% नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट जमीन के अंदर डाल दें और हमारे जमीन की उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ जाए। तो संसाधन बहुत है हमारे पास, 78%, 100% गैस में 78% गैस अगर नाइट्रोजन का है तो बहुत बड़ा मात्रा हुआ ना, लेकिन उसके उपयोग करने के साधन हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे साधन को, ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? स्टोरेज रिसोर्सेज कहेंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है संचित संसाधन क्या होता है? यह संसाधन भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। मतलब उपयोग में लाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, लेकिन अभी उपयोग में नहीं हो रहा है। इसका उपयोग भविष्य की आवश्यकता के लिए किया जा सकता है, आगे फ्यूचर में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे नदियों के जल से विद्युत उत्पन्न करना, ये हम आगे कर सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो तो अभी भी रहा है, नदियों के पानी से बिजली तैयार किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं है, आगे चल के हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ये हमारा संचित संसाधन के बारे में था। अब हम बात करेंगे संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन का विकास में याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है रिसोर्सेज। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। जितने भी संसाधन है हमारे पास लगभग लगभग सब प्रकृति की देन है। क्या पहाड़ों को इंसानों ने बनाया है? नदियों को इंसानों ने बनाया है? भूमि को इंसानों ने बनाया है? नहीं ना, ये सब तो प्रकृति का देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, बहुत ही गलत तरह से इसका उपयोग किया है, जिसमें कुछ समस्याएं पैदा हो गई है। इस प्रकार से संसाधनों का जो उपयोग हुआ है, इससे क्या क्या समस्याएं हुई है इसको जान लीजिए। पहला है सतत पोषणीय विकास। 100% आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर में याद रखिएगा, 100% है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि आप विकास करो, आपको जितना डेवलप करना है अपने देश को करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए जिस विकास को किया जाता है उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इनका कहने का मतलब है कि भविष्य में भी तो हमारे बाल बच्चे होंगे ना, हमारे अगले जनरेशन को हम क्या देंगे?
पेड़ पौधे ही काट दोगे, पानी खत्म हो जाएगा तो वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डेवलपमेंट करो। दूसरा है रेडियो दी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये भी बीबीआई पॉइंट रहेगा, इंपोर्टेंट है। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष, मतलब 100 से अधिक देशों के जो सुप्रीमो लीडर थे, वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। एक मीटिंग था पृथ्वी सम्मेलन को लेके, उसमें एकत्रित हुए। सम्मेलन का जो आयोजन था वो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। ये हुआ क्यों मीटिंग? ये मीटिंग इसलिए हुआ क्योंकि जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए, इस समस्या को समाधान करने के लिए यह मीटिंग किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया, एक घोषणा पत्र पे सिग्नेचर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, जिसे हम फॉरेस्ट प्रिंसिपल कहते हैं, सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान हुआ। एजेंडा 21 भी बीबीआई रहेगा, 2 नंबर में ये सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आपके मन में चल रहा होगा कि एजेंडा 21 है क्या, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि एजेंडा 21 किसे कहते हैं। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक घोषणा है, एक वहां पे मीटिंग में एक घोषणा किया गया जिसमें 1992 में जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जिसे हम यूएनसीईडी के रूप में जानते हैं। तो इसमें जितने भी देश के लोग आए थे ना, राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, उन्होंने स्वीकृत किया, उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति जताई। इसका उद्देश्य क्या है? तो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। तो सतत पोषणीय विकास तो मैंने अभी आपको समझाया है, विकास करना है लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने एजेंडा 21 को तैयार करे और उसके अनुसार अपने देश का प्रोग्रेस करे बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। तो हम बात करेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत जैसे देश में जहां संसाधनों का समुचित वितरण नहीं है, मतलब एक समान एक तरीके से संसाधन वितरण नहीं किया गया, कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे सूखा है तो कहीं पे बाढ़ है, संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए कई राज्यों के पास खनिज की प्रचुर भंडार है, बहुत सारे खनिज है, लेकिन कई राज्यों में इसकी कमी है। झारखंड के पास अधिक मात्रा में खनिज है, लेकिन वहां पेयजल और सुविधाओं की भारी कमी है। एक चीज तो है लेकिन दूसरे चीज की कमी है। अरुणाचल प्रदेश के पास प्रचुर मात्रा में पानी है, लेकिन संसाधनों का अभाव है। इसलिए कहते हैं कि संसाधनों का समान वितरण यहाँ पे नहीं हुआ है। हम बात करेंगे भारत में संसाधन नियोजन के बारे में। तो देखिए, योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान रखना से संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है कि भारत में संसाधन नियोजन के कौन कौन से बिंदु है। तो वो बिंदु निम्नलिखित है। सबसे पहले आप भारत के संसाधन नियोजन को समझ लीजिए कि कौन कौन से बिंदु के ऊपर ये काम कर रहा है। तो संसाधनों का संरक्षण सबसे पहला पॉइंट है, संसाधनों का संरक्षण। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, सही तरीके से उपयोग करना, उन्हें नए सिरे से बनने का समय देना ताकि वो फिर से निर्माण हो सके। यह करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन सीमित और संपूर्ण है। संसाधनों को पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित किया गया, मतलब एक जैसा बांटा तो नहीं गया है, क्योंकि वितरण विभिन्न भौतिक कारक जैसे कि इलाके, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इन सभी चीजों के ऊपर संसाधन का वितरण निर्भर करता है। तो ये हमारा संसाधन का संरक्षण भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे भू संसाधन के बारे में। तो भूमि जो है, मतलब जो जमीन है, वो भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन, जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, सब कहाँ होता है? भूमि पर ही तो होता है। जमीन ही नहीं रहेगा तो आप कहीं क्या कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए हमें इसका उपयोग सावधानी से और योजना पूर्वक करना चाहिए। भारत में
संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना, ये मुख्य बिंदु है। क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात कर लें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से संसाधनों का बंटवारा है। दूसरे में देख लीजिए तो सही तरीके से स्किल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन, इन सभी चीजों की भी जरूरत होती है। तीसरे में सही तरीके से उसके बीच में तालमेल बैठाना, क्योंकि सारे चीज उपलब्ध होने के बाद भी काम करवाने का तरीका सही होना चाहिए। तो ये संसाधन नियोजन के प्रमुख बिंदु के रूप में जाना जाता है। भारत में भूमि संसाधन के बारे में जान लेते हैं। भारत में भूमि संसाधन लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के अगर भूमि संसाधन की बात करें तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर तक फैला हुआ है। भारतीय भूमि संसाधनों को विभिन्न राहत सुविधाओं में विभाजित किया गया है। 43% भूमि जो है वो मैदानी क्षेत्र है, समतल है, और भारत के पर्वतीय क्षेत्र में 30% आता है जहां पे पर्वत वगैरह है, और पठार देश का कुल सतह क्षेत्र जो है वो 27% है। इतने तरीके से पूरे भूमि को यहाँ पे बांटा गया है। अब भूमि के उपयोग के बारे में भी जान लीजिए कि क्या क्या उपयोग है जमीन का। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, ऑलरेडी हमें पता है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि करना हो, खनन करना हो, वनकी हो, सड़क निर्माण हो, उद्योग की स्थापना हो, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं तो जमीन पर ही होती है ना। इसे भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता आदि। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है भूमि के उपयोग करने के लिए, क्योंकि मान लो अगर हम कहीं घर बना रहे हो और दूर दूर तक पानी की सुविधा नहीं हो तो वहां पे घर बनाना सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग का प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक है कि किस प्रकार के जगहों पे हम किस प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। कोई फैक्ट्री ही लगा रहा है, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाता है, तो वहां पे वो जमीन सही होनी चाहिए ना, आसपास में पानी होनी चाहिए, सड़क आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, तभी वो लगा सकता है। भूमि के निम्नीकरण के बारे में जान लेते हैं, कैसे जमीन जो है वो खराब होता जा रहा है। तो खनन के कारण जमीन खराब होता जा रहा है। अतिचारण, पशुओं के अति चरने मतलब कि भोजन करने, जैसे कि जंगलों को चरने खाने के कारण भी भूमि खराब होता जा रहा है। अति सिंचाई, ज्यादा पानी डालने से भी भूमि खराब होता जा रहा है। औद्योगिक, नए नए फैक्ट्री जो लग रहे हैं, इससे भी जमीन खराब हो रहा है। प्रदूषण के कारण हो ही रहा है, वनों उन्मूलन के कारण हो रहा है। तो ये जंगलों की जो कटाई वगैरह हो रही है, या फिर प्रदूषण है, या फिर ज्यादा फैक्ट्री वगैरह लगाई जा रही है, बहुत ज्यादा सिंचाई किया जा रहा है, पशुओं के चरने से, खनन करने से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब भूमि की गुणवत्ता जो है वो खराब होती जा रही है। अब हम बात करेंगे भूमि संरक्षण के बारे में कि जमीन को बचाएं कैसे। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना है, पशुचारण को नियंत्रण करना है कि वो पेड़ पौधों को ना खाएं, रक्षक में खेल मेखला मतलब कि उसको मेड़ वगैरह बना के मिट्टी को कटने से रोकना है। इसके अलावा खनन नियंत्रण करना है, खुदाई को रोकना है, मिट्टी को खोदने से रोकना है। औद्योगिक जल का परिष्करण में जो फैक्ट्री से जो पानी वानी निकलता है वो जमीन पे डाल के छोड़ देते हैं, इससे भी तो मिट्टी खराब हो रहा है। इन सभी चीजों को रोकने से तब जाके भूमि संरक्षित किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मृदा संसाधन। देखिए, मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण एवं योग्य प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। यह हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पेड़ पौधे का विकास करती है, लाखों जीव जंतु को पालती है। पृथ्वी पर हमको जीने का मौका प्रदान होता है तो मिट्टी के कारण होता है, इसलिए मृदा की आवश्यकता जरूरी है। क्योंकि इन जीवों का पोषण मृदा के साथ होता है, तो मृदा बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। मिट्टी इतना जल्दी तैयार नहीं होता, हजारों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी को तैयार होने में। इसमें काफी लंबा समय लगता है, जिसके बाद मृदा का निर्माण होता है, जिसमें जलवायु, वनस्पति, अन्य जीव पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। हमारे प्रकृति की अगर बात कर ले तो जैव मंडल में अनेक तत्व मौजूद हैं, जिसमें तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की प्रक्रिया, हवा, हिम नदी, अपघटन आदि बहुत सारी चीजें आते हैं। ये मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देता है। मिट्टी बनाने में बहुत लंबी प्रक्रिया और बहुत सारी प्रक्रियाएं लगती है, तब जाके मिट्टी निर्माण होता है। इसी को हम मृदा संसाधन कहते हैं, और जिसके निर्माण में जैव और अजैव घटक दोनों ने योगदान दिया। जैव घटक के साथ भी मिट्टी बनता है और अजैव घटक के साथ भी मिट्टी बनता है। जैव घटक कहने का मतलब है, आपने देखा होगा पशु वगैरह के मर जाने के बाद वो मिट्टी के नीचे उसको गाड़ देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो क्या बन जाता है, वापस मिट्टी ही बन जाता है ना। या फिर पहाड़ों के घिसने से, पत्थरों के घिसने से लंबे समय तक मिट्टी का निर्माण होता रहता है। तो ये हमारा मृदा संसाधन था। अब हम मृदा निर्माण के बारे में जान लेते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे मिट्टी बनती है।
इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लग जाता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लग जाता है। हम लोग की तो आयु ही 60 से 70 वर्ष की होती है। सोच लो, हम अपने जीवन में 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनते हुए भी नहीं देख सकते हैं। हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण सैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका से होता है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। तो मृदा के निर्माण के बारे में आपने देख लिया। मृदा का जो प्रकार है वो 6 प्रकार की होती है। पहला होता है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। तो ये मृदा के प्रकार के रूप में जाना जाता है। इतने प्रकार की मृदा, इतने प्रकार की मिट्टी होती है। तो सबसे पहला जो है वो जलोढ़ मृदा के बारे में जान लेते हैं। भारत में लगभग अभी के समय में 45% क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हमारे भारत में जितनी भी मिट्टी है उसमें से 45% मिट्टी जो है वो जलोढ़ मृदा के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी को पोटास की बहुलता होती है। ऐसे मिट्टी में पोटास जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तंतों द्वारा विकसित होता है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात इसमें पाए जाते हैं। किसमें? जलोढ़ मृदा। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ जो है वो बांगर या नई जलोढ़ जो है वो खादर बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी होता है। अगर जलोढ़ मृदा है तो उस जमीन के ऊपर आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूं आदि के फसल को बहुत ही अच्छे से उगाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हमारा काली मृदा। रंग में ये मतलब रंग काला होता है और इसका दूसरा नाम है रेगर मृदा। अगर काली मृदा का दूसरा नाम पूछे तो आप बताएंगे रेगर मृदा। किडनी, फेरस और मैग्नेटाइट जैसे जीवांश की उपस्थिति होती है। जैसे उसमें पोटास की उपस्थिति होती थी, ऐसे इसमें टिटनी, फेरस और मैग्नेटाइट की उपस्थिति होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से और फूटने के कारण बनता है। काली मृदा जो है वो बेसाल्ट जैसी चट्टान जो होती है, पहाड़ जो होते हैं, उनके टूटने फूटने से बनता है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, चूना भरपूर मात्रा में होता है, एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में होता है, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। और खासकर कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कपास की खेती के लिए मिट्टी काफी महत्वपूर्ण है। पाया कहाँ जाता है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में ये सारी मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा, जहाँ पे कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे लाल एवं पीली मृदा। तो लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसके रंग लाल होते हैं और कहीं पीला भी होता है। अम्लीय प्रकृति का मिट्टी होता है, अम्ल ज्यादा पाया जाता है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। इसमें उर्वरता की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अगर चूना उपयोग किया जाए तो। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा के मैदान, गारो में, खासी एवं जनजातियों के पहाड़ों पे इन सभी चीजों की लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे लेटराइट मृदा के बारे में। तो लेटराइट मृदा में उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। यह मिट्टी भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण का परिणाम देखने को मिलता है। चिकना होता है, शिल्पी होता है। चाय एवं काजू के लिए उपयुक्त होता है। जहाँ पे चाय की खेती या काजू की खेती होती है उसके लिए लेटराइट मृदा सबसे उपयुक्त माना जाता है। पाया कहाँ जाता है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में लेटराइट मृदा आपको बहुलता से देखने को मिलेगा। अगला है मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा क्या है? लाल रंग एवं भूरा रंग का होता है, रेतीले होते हैं, मतलब बालू टाइप का होता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, क्योंकि गर्मी में रहने वाला ये मिट्टी है तो ये पानी को बहुत ज्यादा सोखता है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जब ये पानी को ज्यादा सोखेगा या फिर मरुस्थल जैसे जगहों पे रहने वाला तो इसमें तो ह्यूमस होगा ही नहीं, ये गीला हो ही नहीं सकता। उचित सिंचाई प्रबंध के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो यहाँ पे तो इस मिट्टी से भी खेती किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वन मृदा के बारे में। तो वन मृदा क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और गठन एवं पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। जिस प्रकार का वहां वातावरण होता है उसी प्रकार से वहां की मिट्टी आपस में बदलती रहती है। नदियों, घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होता है। मतलब जो घाटी वाली नदियां होती है, जो नदी के किनारे वाला जगह होता है वहां पे ये दोमट कहलाता है। अधिक सिल्क और ह्यूमस रहित होता है, मतलब कि इसके अंदर आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहां पे ह्यूमस अधिक मात्रा में मौजूद होती है। अब हम बात करेंगे डक्कन ट्रैप के बारे में। डक्कन ट्रैप एक बहुत ही विशेष प्रकार के आकार अर्थात संरचना को कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट की चट्टानों के साथ होता है। एक मिट्टी भी है हमारा जिसका बेसाल्ट की चट्टानों के साथ इसका निर्माण होता है। तो अब देखिए क्या है कि इसका विकास जो है वो क्रेटियस के
इओसीन युग से हुआ था, बहुत पुराना युग है। इस चट्टानों के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। मैंने काली मिट्टी के निर्माण के समय में आपको बताया था कि ये जो बेसाल्ट की चट्टानें के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी आपको ज्यादातर महाराष्ट्र एवं गुजरात में देखने को मिलेंगे। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होते हैं। खासकर इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है और अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जहां भी आपको कपास की खेती करनी है वहां पे काली मिट्टी हो तो कपास की खेती बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम बात करेंगे खादर और बांगर के बीच में। तो देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा है, मतलब नया जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं और पुरानी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। दूसरा है अधिक बारीक और रेतीली होती है, कौन? खादर। लेकिन ये जो होता है बांगर, वो कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। बार बार नवीकरणीय संभव है, बार बार बनाया जाता है, और इसमें बार बार नवीकरणीय संभव नहीं है। इसमें क्या होता है, नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है, और बांगर में नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। तो ये दोनों के बीच में अंतर के बारे में था। मृदा अपवर्तन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मृदा अपवर्तन के बारे में पढ़ लीजिए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहते हैं। मिट्टी का कटना या मिट्टी का बह जाना क्या कहलाता है? मृदा अपवर्तन कहलाता है। मृदा अपवर्तन के कारण क्या है? वनोन्मूलन, वनों की अधिक कटाई, अति पशुचारण, ज्यादा पेड़ पौधों का जब माल मवेशी सब खा जाते हैं, इस कारण से। निर्माण एवं खनन प्रक्रिया के कारण भी मृदा अपवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल के कारण भी मृदा अपवर्तन होता है। कृषि के गलत तरीके, जुताई के गलत तरीके, बुआई के गलत तरीकों के कारण भी मृदा अपवर्तन होता है। दूसरा है पवन द्वारा मैदान एवं ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा के ले जाना। कई बार देखा होगा कि हवा के माध्यम से मिट्टी को भी बहा के ले जाया जाता है। ये भी एक मृदा अपरदन का मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन के समाधान के बारे में। तो देखिए, अगर इसको आपको बचाना है, मिट्टी को सुरक्षित करना है, तो सबसे पहले तो ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं में समांतर हल चलाएं। ज्यादा हल चलाने से भी मिट्टी अपरदन हो जाता है। ढाल वाली भूमि पे सीढ़ी बनाकर खेती करने से आप मिट्टी को रोक सकते हैं। मिट्टी के साथ सीढ़ी बनाएं। बड़े खेतों की पट्टियां बांधकर, जिसे हम गांव वगैरह में कहते हैं ना मेड़ बनाना, तो मेड़ बनाकर आप उसको बचा सकते हैं, घास की पट्टी लगाकर बचा सकते हैं। खेत के चारों तरफ पेड़ों की कतार में लगाए गए मेखला बनाना, वनोरोपण करना। पेड़ के चारों, जब भी आप खेत में कोई खेती करो तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा दें, जिससे मिट्टी आपका बंधा हुआ रहे। अति पशुचारण को नियंत्रित करें, ज्यादातर पशुओं को ऐसे जगहों पे चरने से रोके जो वनों को खत्म कर रहा हो। अब हम बात करेंगे अब नलिकाओं के बारे में। अब नलिका कहने का मतलब है ऐसा स्थान जहां पे जल बह रहा हो लेकिन वनस्पतियां की कमी हो। मतलब पानी तो है लेकिन पेड़ पौधे नहीं है, अर्थात पेड़ पौधों की कमी के कारण जब जल वहां की मिट्टी का कटाव करना शुरू कर देता है तो उसे हम अब नलिका कहते हैं, अब नलिका के नाम से जानते हैं। इस तरह के मिट्टी का कटाव बहुत ही गहरे होते हैं, जहां पे पेड़ पौधा नहीं होता है और मिट्टी कटने लगता है पानी बहने के कारण, उसे हम अब नलिका कहते हैं, और वातावरण के लिए काफी नुकसानदायक होता है। तो अब नलिका समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे उत्खाद भूमि के बारे में। आप सभी को बता दूं कि बुंदेलखंड के पहाड़ में चंबल नदी द्वारा जितने भी महाखंडों का निर्माण किया गया है, उन सभी महाखंडों को हम उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। ये उत्खात भूमि याद रखिएगा, चंबल नदी के द्वारा जितने भी खंडों महाखंडों का निर्माण किया गया है उसे हम उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। खड्ड भूमि क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंबल अपने आकार वाले भूमि आकृति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो अपने बीहर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी कारण से इसे हम चंबल खंड के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण गंडक नदी का दोहरा है, जिसका नाम है काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनता है। यहाँ पे जो दो नदियां हैं इसके मिलने से ये बनता है, इसीलिए इसे हम खड्ड भूमि के नाम से जानते हैं। पवन अपरदन क्या है? पवन का मतलब होता है हवा। कई बार आपने देखा होगा कि हवा के माध्यम से भी जो मिट्टी बालू आदि को एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ा के ले जाया जाता है। मिट्टी और बालू की बर्बादी जो हो रही है, इसके कारण हवा अर्थात पवन को ही माना जाता है। इसे हम पवन अपरदन कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी को समझा दिया गया है। क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 1 को बताया गया है। आप इसे सही तरीके से पढ़ लेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैप्टर का नाम था संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पूरा चैप्टर नए सिलेबस के हिसाब से बताया गया है। तो यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।